नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में और तेजी और रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पीओके में भारी जनाक्रोश के बीच बेकाबू हुए हालात, भारत ने बताया पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों का नतीजा। विदेश मंत्रालय ने कहा मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को ठहराया जाए जिम्मेदार। भारत की बांग्लादेश को खरी खरी, विदेश मंत्रालय ने कहा अपने गिरेबान में झांके। यूनुस के बयान को सिरे से किया खारिज। हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत पर झूठी खबर फैलाने का लगाया था आरोप। ट्रंप के गाजा प्लान पर विचार विमर्श के लिए हमास ने मांगा और समय। ट्रंप ने दिया था 3 या 4 दिन का अल्टीमेटम। हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने के लिए लेबनान के लिए अमेरिका द्वारा $23 करोड़ की मंजूरी। फ्रांस में फिर सड़कों पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शनों के कारण पेरिस का प्रतिष्ठित एफिल टावर बंद। सरकार की खर्च कटौती नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। अब इंडोनेशिया में गिरी चीनी टिकटॉक पर गाज, परिचालन लाइसेंस निलंबित। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों पर डाटा साझा न करने पर सरकार ने लिया फैसला। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात काफी खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शन और हिंसा के कारण 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान के शहरों से भी समर्थन मिल रहा है। भारत ने भी पीओके में तनाव को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा बयान दिया है। आइए एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ पीओके में भड़का जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्याय मांगने के लिए गांव के गांव उठकर मुजफ्फराबाद के लाल चौक पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बंदूकें उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। जुल्म के खिलाफ इस जंग में अब तक 12 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भारत ने भी पीओके के लोगों पर ढाए जा रहे अत्याचार पर कड़ा रुख अपना लिया है। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानी सेना के दमनकारी रवैये और मानवाधिकार उल्लंघन की नीतियों का नतीजा है। पीओके से पैदा हुई इंसाफ की पुकार कराची और इस्लामाबाद तक गूंज रही है। सेना और सत्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि आक्रोश की इन अभूतपूर्व लपटों को कैसे बुझाया जाए। इसी बौखलाहट में पीओके की आवाज बनने का प्रयास कर रहे पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पत्रकारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला बोल दिया गया। वहीं पुलिस ने कैमरा तोड़ दिया। पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की। पत्रकारों ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए शुक्रवार को काला दिवस मनाया। सरकार का जांच का आश्वासन भी पत्रकारों के गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इरमान रियाज का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर पीओके में जनाक्रोश कभी नहीं देखा गया। उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारी एक्शन कमेटी के साथ वार्ता की मेज पर आई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। पीओके में गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि इसकी शुरुआत रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर हुई। पहले आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ विद्रोह में तब्दील हो गया। इस विद्रोह के पीछे पीओके का नागरिक समूह आवामी एक्शन कमेटी है, जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। यहाँ के आम लोगों ने मिलकर ये संगठन बनाया है। इस संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। आवामी एक्शन कमेटी ने 38 पॉइंट का एक चार्टर जारी किया है। कमेटी का कहना है कि मांगें पूरी न होने तक पीछे हटने वाले नहीं हैं।
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन स्थानीय प्रदर्शनों को भी बाहरी ताकतों की साजिश बता रहे हैं। इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ती है, लेकिन असल में ये रणनीति सेना द्वारा जवाबदेही से बचने और ध्यान भटकाने का तरीका है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी मामलों के सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पहला सवाल यही है कि पीओके में ऐतिहासिक प्रदर्शन है, वहीं के जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा प्रदर्शन पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कभी नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, पाकिस्तान को तो मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं और खास करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसके दो हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा है मीरपुर मुजफ्फराबाद। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये मीरपुर मुजफ्फराबाद वाले हिस्से हैं जो पाकिस्तान उनको आज़ाद कश्मीर कहता है। अभी यहाँ पर पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन होते थे, लेकिन जो उसका स्केल था वो कभी इतना बड़ा स्केल नहीं हुआ है। होते थे, एक तो दिन में खत्म हो जाते थे और फिर सामान्य जीवन शुरू हो जाता था। अब जाके फर्क ये हुआ है, पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में जो उनकी प्राइस राइज हो रहा है, जो कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी हैं, वो एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पर इनको लोगों को नौकरियों करने के लिए जो मौके हैं वो भी बहुत कम है। लेकिन एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है मीरपुर मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर क्या है कि बेशक उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उस आदमी को, लेकिन पॉलिटिकल पावर जो है वो इस्लामाबाद में है और वहां पर एक डिप्टी सेक्रेटरी भी प्राइम मिनिस्टर को आदेश देता है और उसको करना पड़ता है। कोर्ट्स उनके हाथ में नहीं है। जो एक्चुअल पावर की अगर हम बात करते हैं वो पावर पूरा इस्लामाबाद में है, इनके हाथ में कुछ नहीं। तो ये जो पॉलिटिकल डिप्रिवेशन है, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कारण है इस गुस्से को भड़कने के लिए, क्योंकि जब और कोई साधन नहीं होता भड़कने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो जब भड़कता है वो एक वोल्केनो की तरह पूरी आग भड़क जाती है। ये दृश्य अभी आने को मिल रहा है। इससे एक बात और जुड़ी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट कह रहे हैं 8 या 10 लोग मरे हैं, मुझे लगता है कि फिगर इससे डबल या ट्रिपल हो सकता है और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। कटोच साहब, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान हैं उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और बलूचिस्तान के मामले में, दूसरे मामलों में भी लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। कहीं ना कहीं वो इशारा भारत की ओर होता है और आज भारत की ओर से भी कड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है कि ये पाकिस्तानी सेना की जिस तरह की कारगुजारी रही है वहाँ पर, उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है और पाकिस्तान जब भी असफल होता है आरोप कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर, विदेशी ताकतों पर लगाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने और इसको मैं थोड़ा सा गहराई में बोलना चाहता हूं। अगर आप मीरपुर मुजफ्फराबाद की बात करें तो ये जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर है उस इलाके के साथ बहुत मजबूत है। वहां पर इन्फिल्ट्रेट करना या एक तरफ जाना मैं समझता हूँ नामुमकिन के बराबर है। तो भारत अगर करना भी चाहे, हमारा मैन पावर उधर जा नहीं सकता है। बलूचिस्तान में भी वो हालत है और बलूचिस्तान में तो हमारे पास कोई बॉर्डर लगता नहीं है। बॉर्डर जो है वो सिंध के साथ है और बाय सी कोई उधर से आ नहीं सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स उनके हैं पाकिस्तान के, वो उनके पूरे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अभी वो यहां तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये बोल रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ तो भारत हमेशा लड़ता है। जो भी तालिबानी फोर्सेस है भारत उनके विरोध ही रहा है। तो ये कहना अभी, क्योंकि वही फोर्सेस जो है पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ये उनको अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 100% जो टारगेटिंग जो लोग इसमें लगे हुए हैं सब मुस्लिम्स हैं। ये जो जितने भी तहरीके तालिबान के लोग हैं, जो भी दंगा कर रहे हैं मीरपुर मुजफ्फराबाद में या बलूचिस्तान में, उनमें नॉन मुस्लिम कोई नहीं है, इनके अपने ही लोग हैं। तो अगर अपने ही लोगों को ये भारतीय एजेंट समझता है तो मैं समझता हूं उनकी तरफ से बहुत भूल है। और इसका एक साफ चीज ये हो जाती है
कि कमांड एंड कंट्रोल अपने इलाके के ऊपर पाकिस्तान से धीरे धीरे घटता जा रहा है और ये सिविल वॉर के रास्ते पे जा रहे हैं। अगर इसको आगे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहां पर सिविल वॉर होने की बहुत संदेश है और मैं समझता हूं उनको बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कटौत साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विकी भैया जब भी आते हैं नई खबर लाते हैं। पता है बाइक इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं? कितने? नहीं कराने पर जो चालान कटेंगे ना, उससे भी कम। फिर मम्मी बोली, अरे अभी तो रिन्यू करवाया है, चल बेटा मेरे को घर तक छोड़ दे। लोग कट गया चालान। कहीं आपका चालान ना कट जाए तो लीजिए इंश्योरेंस। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। बर्फी। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है, लेकिन रूसी आक्रामकता से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में फूट पड़ती नजर आ रही है। कोपेनहेगन में हुई यूरोपीय देशों की बैठक में भी देशों में कोई आम सहमति नहीं बन पाई। दूसरी ओर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो इससे तनाव और बढ़ सकता है। आइए आपको रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट पर एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने खास मेहमान से चर्चा करेंगे। यूक्रेन में लगातार जारी संघर्ष और रूस से बढ़ते खतरों के बीच यूरोपीय देशों के नेता एक बार फिर 2 दिनों के लिए इकट्ठा हुए। इस बार मौका था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय पॉलिटिकल कमेटी के सम्मेलन का। यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपीय संघ और अलग अलग यूरोपीय देशों के करीब 50 बड़े नेताओं ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मंथन किया और अपनी चिंताएं साझा की। इस मौके पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय नेतृत्व की खुली आलोचना करते हुए रूसी सेना और नेतृत्व की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रूसी सेना का मनोबल यूरोपीय देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पीएम टस्क ने कहा कि पश्चिमी देशों के मुकाबले रूस का नेतृत्व भी मजबूत और निर्णायक है और यूरोपीय देश कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं, यदि यूक्रेन पर उन्होंने जीत हासिल की तो इससे पोलैंड के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।
वहीं ड्रोन्स की गतिविधियां देखे जाने के चलते बंद किया गया जर्मनी का म्यूनिख हवाई अड्डा शुक्रवार सुबह फिर खुल गया। गुरुवार शाम को यहां से दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। कोपेनहेगन सम्मेलन में ड्रोन्स की इस तरह की गतिविधियों और यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दों पर जब चर्चा हुई तो रूस के खिलाफ सैन्य सहयोग और आर्थिक दंड जैसे कई सुझाव सामने रखे गए। कुछ नेताओं ने यूक्रेन को सैन्य सहायता का प्रस्ताव दिया तो किसी ने रूस से पैदा होने वाले ड्रोन्स के खतरों पर चिंता जताते हुए ड्रोन वॉल बनाने की बात कही। इस दौरान कुछ नेताओं ने पश्चिमी देशों में मौजूद रूसी केंद्रीय बैंक के फंड यूक्रेन को मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट सहमति बनती नजर नहीं आई। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यूरोपीय देशों के कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि युद्ध का समर्थन करने वाले प्रस्तावों पर विचार हो रहा है और यूक्रेन को यूरोपीय संघ का धन सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हंगरी शांति के अपने रुख पर अडिग रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मुहैया कराने के अलावा रूस के अंदर टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस देने की भी बात कही है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने टॉमहॉक मिसाइलें देने के वॉशिंगटन के फैसले को लेकर कहा कि इससे अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे युद्ध के मैदान में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के रूस को पेपर टाइगर बताने पर भी पलटवार किया। राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया कि रूस अकेला सभी नाटो देशों की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन नाटो को मिलकर भी इस पेपर टाइगर से निपटने में मुश्किलें आ रही हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, कोपेनहेगन में ये सम्मेलन था, यूरोप के सारे देश वहां पर मौजूद थे। हाल के दिन में हमने देखा कि एस्टोनिया की बात करें, पोलैंड की बात करें या उसके अलावा अभी कल जर्मनी में भी इस तरह की घटना हुई है। हाइब्रिड वॉर इसका नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन आ रहे हैं। उसको लेकर के एक ड्रोन वॉल बनाने की बात वहां पर डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर की ओर से रखी गई, लेकिन हमने वहां पे देखा कि चाहे मैक्रो हो या मेलोनी हो, कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रूस के साथ ज्यादा तनाव ना बढ़ाया जाए। तो यूरोपीय देशों में एकता क्यों नहीं नजर आती? देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन का युद्ध है, यूरोप में अभी एक डिवाइडेड ओपिनियन है कि इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। कुछ लोग हैं, खासकर जैसे कि ब्रिटेन और जर्मनी, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे और अल्टीमेटली यूक्रेन को जीत मिल जाएगी। लेकिन कई देशों को उनको ये बिल्कुल सही पता है कि ये युद्ध वो जीत नहीं सकते हैं और यहाँ पर बेशक कितना भी समय लगे, रूस पीछे हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर उनके बीच में ये तनाव आ गया है और अब रूस ने एक जो नई चाल खेली है, वो कई जगह पर उन्होंने ड्रोन भेजे हैं। बेशक उनकी तरफ से डिनायल है कि हमने नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल असेसमेंट यही कहता है कि वो रूस के ड्रोन है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सोच रहे हैं कि एक ड्रोन वॉल बना दे, जिसका मतलब है 3 चीजें आती है इसमें ड्रोन वॉल में। एक, कोई डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए कि ड्रोन जब भी उड़े उनको डिटेक्ट करे, उसके बाद उनको ट्रैक करने की जरूरत होती है, और तीसरा कोई सिस्टम होना चाहिए उसको एंगेज करने का। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जाके अगर इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने बनाना है और अभी शुरू करना है तो कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। ये तो पहली बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी तक इनके पास कोई वो मेल मिलाप नहीं हुआ है कि इसकी फंडिंग किस प्रकार से किया जाए, कौन कितना पैसा देगा। ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स है। और इसमें एक और बात आ जाती है कि जो इसकी इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि अलग अलग देश इसमें शामिल होंगे, उनका जो एयर स्पेस मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं वो सब अलग अलग है। तो वो किस प्रकार से एक कॉमन ग्रिड में लाना है, वो भी एक अलग सा चैलेंज है। तो इसको करने में मुझे लगता है इनको बहुत समय लगेगा, अगर वो करते भी हैं। लेकिन अगले 3 या 4 सालों में ये होने वाला नहीं है। और तब तक वो ये जो युद्ध है वो क्या रुख ले जाता है, वो अब फिर देखने को आएगा। इस सब के बीच कटोच साहब, कल वालदेई कॉन्क्लेव जो थी वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने ये साफ कर दिया कि टॉमहॉक मिसाइल अगर यूक्रेन को दी गई तो तनाव अमेरिका के साथ सीधा सीधा बढ़ जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? हालांकि वो कहते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा युद्ध पर। देखिए, अभी के इस समय पर जो जमीनी हालत है वो ये है कि यूक्रेन के पास कोई ताकत नहीं है जो रशिया की डेप्थ टारगेट्स है उनको जाके अटैक करे। लेकिन अगर उनको टोमाहॉक मिसाइल मिल जाती है, 2500 किलोमीटर उसकी रेंज है और मल्टीपल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो मिल जाती है तो जो भी इनके डेप्थ टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं या इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं,
वो हिट हो सकते हैं। और क्योंकि ये बड़ा लो फ्लाई करता है टोमाहॉक मिसाइल, उसको डिटेक्ट करने में भी कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये तनाव तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सीधा अमेरिका के साथ होगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उस रास्ते में जाएगा, ये मेरा अपना असेसमेंट है, पहले भी मैंने यही कहा था, लेकिन मुझे लगता है ये धमकी के तौर पर अमेरिका ने ये कहा है। ठीक है, कटोच साहब, अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका रूस के अंदर में जो डीप टारगेट हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, उसकी इंटेलिजेंस यूक्रेन को मुहैया कराएगा। इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अमेरिका की ओर से ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की खबरें हैं। देखिए, अमेरिका शुरू से ही इंटेलिजेंस दे रहा था यूक्रेन को। जो ब्लैक सी ऑपरेशन हुए हैं, जिस प्रकार से उनके समुद्री जहाज के ऊपर हमला हुआ है, यूक्रेन के पास उस प्रकार का प्रिसिशन इंटेलिजेंस लाना उनके बस की बात नहीं थी। ये इंटेलिजेंस उनको 100% अमेरिका ने दिया है और आगे भी अमेरिका देगा। बात सिर्फ है कि क्या वो हथियार भी देगा साथ में जो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए। इसका मतलब इंटेलिजेंस भी और हथियार भी, तब जाके वो हिट हो जाता है। तो ब्लैक सी में तो उन्होंने कर लिया है, कुछ टारगेट्स जो बॉर्डर एरिया के नजदीक है वहां पर भी किया है, लेकिन इसके ज्यादा मुझे नहीं, ये सपोर्ट जो है मुझे लगता है अमेरिका देता रहेगा, और क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, तो ये सब इंटेलिजेंस सपोर्ट जरूर देगा, लेकिन टोमाहॉक मिसाइल दे, इसके ऊपर मुझे इस समय पर शक लगता है अमेरिका नहीं करेगा। ठीक है, कटोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। MSME और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और BC सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विकी भैया जब भी आते हैं नई खबर लाते हैं। पता है बाइक इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं? कितने? नहीं कराने पर जो चालान कटेंगे ना, उससे भी कम। फिर मम्मी बोली, अरे अभी तो रिन्यू करवाया है, चल बेटा मेरे को घर तक छोड़ दे। लोग कट गया चालान। कहीं आपका चालान ना कट जाए तो लीजिए इंश्योरेंस। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर हमले और अत्याचार को लेकर भारत पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा होगा कि बांग्लादेश ऐसे झूठे बयान देने की जगह चिटगोंग हिल्स इलाके में अल्पसंख्यकों पर ताजा अत्याचार को लेकर लोगों के फूटते गुस्से और विरोध प्रदर्शनों पर ध्यान दे और अपने देश में कानून व्यवस्था ठीक करे। AFP की रिपोर्ट के अनुसार हमास अभी भी ट्रंप की योजना पर विचार विमर्श कर रहा है और उसने मध्यस्थों को सूचित किया है कि उसे कुछ समय और चाहिए। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को हमास को अपनी योजना स्वीकार करने के लिए 3 या 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था।
अमेरिका ने लेबनान के लिए सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने के लिए 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि स्वीकृत की है। लेबनान सरकार ने अपने सुरक्षा बलों से वर्ष के अंत तक हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने को कहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने निरस्त्रीकरण के आह्वान को खारिज कर दिया है। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने वाली हैं। भारत सरकार ने बताया कि ये उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत से शुरू होंगी। वहीं इंडिगो 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान शुरू कर देगा। टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। अमेरिका में फिस्कल शटडाउन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। गुरुवार को छुट्टी होने के कारण सीनेट में फंडिंग बिल पर मतदान नहीं हो पाया। शुक्रवार को एक बार फिर सीनेट में वोटिंग होगी, लेकिन बिल के पास होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ट्रंप सरकार अभी तक डेमोक्रेट्स को मनाने में असफल रही है। फ्रांस में हजारों मजदूर, छात्र और पेंशनभोगी आगामी बजट में सरकार के प्रस्तावित खर्चे कम करने के उपायों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पेरिस सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। इन प्रदर्शनों में देश के लगभग सभी ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया।